हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेंटिस क्लासेस। तो आज हम वर्ल्ड पॉलिटी का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अच्छा, ये बॉडी जो है ये क्यों बनाई गई थी? तो ये पहले क्या था, 1945 से पहले एक लीग ऑफ नेशन करके इसका नाम था इस बॉडी का। तो इसमें क्या है, इसको क्यों बनाया गया था? ताकि जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें शांति बरकरार रह सके, कोई भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाया जा सके, उन पर डिस्कस किया जा सके, इस वजह से वो बॉडी बनाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वहां पे वर्ल्ड वॉर हो गया, जो 1939 से लेके 1945 तक जो चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो जो बॉडी थी वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो उसी के रूप में हमने एक नई बॉडी बनाई, जो अगेन इसका सक्सेसर बनी लीग ऑफ नेशन का, जिसका नाम क्या रखा? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कब बनाया गया? वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद इस बॉडी को बनाया गया। तो इसकी जो फाउंडिंग डेट है आपको याद रखनी है 1945, 24 अक्टूबर 1945 ऐसे करके याद रखना। तो अब हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने इसका काम अभी आपको बताया कि वर्ल्ड के जितने भी नेशन हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पे वो अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकें, वहां पे सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो पीस वगैरह जो है, शांति रखी जा सके, कोई भी कंट्रीज लड़े नहीं, झगड़े नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे एक गाइडिंग बॉडी के रूप में इसने काम किया। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से जो यूनाइटेड नेशन है कितना सक्सेस है, कितना ये अपने आप को इसने रिस्ट्रक्चर्ड किया है, कितना ये फेलियर रहा है, कितना इसने अच्छे से काम किया है। इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि किस तरीके से सोवियत ब्लॉक के कोलैप्स होने के बाद, ठीक है, सोवियत ब्लॉक क्या था? जो यूएसएसआर वाला जो एरिया था, जब वो कोलैप्स हो जाता है 1991 के बाद, तो किसकी हेजीमनी हो जाती है? यानी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसकी हेजीमनी हो जाती है पूरे वर्ल्ड पे। वही एक कंट्री मतलब क्या करता है, अपना पूरा दबदबा बना के रखता है पूरे वर्ल्ड पर। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जाती हैं, तो ये कितनी ज्यादा सक्सेस रह पाएंगी कि अगर कोई ऐसे यूएस जैसी पावर जो है वो अपना दबदबा बना के रखी हुई है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तो क्या ये सक्सेस हो पाएगी? ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन वाली, ये सक्सेस हो पाएगी? यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो इसका जो आपको भी सोचना है कि क्या ये सक्सेस हो सकता है, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे यही इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। और इसमें ओवरव्यू में भी यही बताया गया है कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। और ये क्या करती है, सारे कंट्रीज के जो भी सिक्योरिटी पर्पस है उनको सॉल्व करती है। कोई भी कंट्री जो थ्रेट में है तो उसकी प्रॉब्लम्स को देखती है। ठीक है, जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे फोर्सेस भी भेजती है। तो इस तरीके से हर जगह जो है पूरे देश में चीजों को मतलब युद्ध से नहीं, वॉर से नहीं, बल्कि शांति से और कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो है उसको साझा करके वहां पे सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये यूनाइटेड नेशन का काम है स्टूडेंट। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या यूएन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले कर सकती है अगर कोई एक सुपर पावर जो है राज कर रही है तो। ठीक है, तो ये सुपर पावर कौन है? ये है यूएस की सुपर पावर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे स्टूडेंट कि किस तरीके से एक महाशक्ति के दबदबे के रहते हुए इसकी जो भूमिका है, क्या ये अच्छे से ये निभा पाएगी कि नहीं निभा पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। मेनली यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला ही क्वेश्चन बनता है कि वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमें क्यों चाहिए, क्यों इतना जरूरी है? तो जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड का जो आपको जुडिशली आपको आपकी एक हेल्प भी करता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो आपकी हेल्प भी करता है। अगर आपके पूरे वर्ल्ड में कोई पैंडेमिक या कोई डिजीज वगैरह फैल गई हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। या फिर आपके क्या है, कहीं किसी से आपके कोई कंट्री से वॉर हो रही है तो उसमें आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए यहाँ पे बनाया गया था कि भाई सारे कंट्रीज को एकजुट रखने का काम जो है ये यूएन कर सके। लेकिन आप भी देखते हो कि भाई कोरोना के समय पे आपने देखा होगा जो डब्ल्यूएचओ जो है उसने क्या बोला था कि कोरोना जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, लेकिन ये इतनी खतरनाक डिजीज आगे बन के आई। तो यहाँ पे एक फेलियर हमको देखने को मिला डब्ल्यूएचओ की तरफ से। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ये अपना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रह पाता है, लेकिन फिर भी ये बॉडी जो है ये क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये कार्टून देखिए। पहले ये क्या है, यहाँ पे देखो ये कितना जो सिचुएशन ही इसमें कितनी डिजास्टर्स लग रही है। यहाँ पे क्या है, वॉर वगैरह कुछ हुआ है ऐसा लग रहा है ना हमको। तो यहाँ पे क्या है, जो इजराइल और लेबनान है ना, दो देश हैं
तो इसराइल एंड लेबनान की हम लोकेशन देख लेते हैं। ये है वेस्ट एशिया वाला पार्ट, जहाँ पे सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट है ना, यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी होता है। तो इसी के जस्ट सटा के ना यहाँ पे ये एक कंट्री है लेबनान, जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा, और ये कंट्री है इसराइल। ठीक है, तो इनके बीच में जो है यहाँ पे 2006 में अटैक, मतलब इसराइल ने अटैक किया था लेबनान के ऊपर। और क्यों किया था? तो ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको हिजबुल्लाह करके बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका पूरा का पूरा ये एक आतंकी ग्रुप है इसराइल। तो इसी वजह से इसराइल जो है ये क्लेम करता है कि हो इसको एक जगह दे रहे हो, इसको प्लेस दे रहे हो, ये सब बनाने के लिए। हिजबुल्लाह का जो ग्रुप है ये उग्रवादी ग्रुप है, तो इसका जो इसको हटाने के लिए आपके कंट्री पे हमला करना बहुत जरूरी है। तो इसी के नियंत्रण को रोकने के लिए, इसका जो ये ग्रुप है ना, इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया, इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि अटैक हो रहा है तो डायरेक्ट जाके ये इसी को उड़ाएगा, हिजबुल्लाह को, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो आम जनता है, बहुत सारे जो सिविलियंस हैं, ये यहाँ पे मारे गए। बहुत लार्ज लेवल पे यहाँ पे लोग जो है मारे जाते हैं। बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स जो हैं वो मतलब डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। बहुत अच्छे जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। किसकी वजह से खत्म हो जाते हैं? जो इसराइल बम्बार्डिंग करती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, जो यूएन है, इसने जो रेजोल्यूशन पास किया कि भाई इस तरीके से अटैक्स वगैरह को रोका जाए और जो आर्मी है आपकी उसको वापस बुलाया जाए। तो यहाँ पे क्या है, जो आर्मी है इसराइल वो वापस बुला लेता है अगस्त के महीने में। तो ये किसकी वजह से संभव हो पाया? ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही संभव हो पाया, कि उसी ने, मतलब ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए जो अगर कई कंट्रीज वगैरह लड़ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए कौन हो सकता है। तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने बोला कि मतलब इस तरीके से आप वहां से जो अपने वेपन्स हैं, आप वहां से जो अपनी फोर्सेस वगैरह हैं, उन सबको हटाइए। तो ऐसे यहाँ पे ये बता रहा है कि कैसे एक कार्टून के बेस पे ये दिखाया। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये काफी लेट पास किया था, काफी हद तक यहाँ पे जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी थी, उसके बाद इसने यहाँ पे जो है रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है ना, तो ये एक दिखा रहा है कि कैसे जो सेक्रेटरी जनरल का एक काम है यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो बताया जा रहा है इस कार्टून के माध्यम से। लेकिन कितना ये अफेक्टिव है, कितना अफेक्टिव नहीं है, ये सब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ते समय हमें पता लग जाएगा। देखो ये क्या है, बहुत सारी चीजें जो अभी अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, ये रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसको लगभग 2 साल हो गया है। ठीक है, 2 साल से ज्यादा ही हो गया है, अभी तक वो वॉर चल रही है। ठीक है, तो ये क्यों चल रही है इतने लंबे समय तक, यहाँ पे चीजें जो है अभी तक क्यों है? यूनाइटेड नेशन क्या काम कर रहा है, कितना अफेक्टिव दिख रहा है आपको, उसका जो इन्वॉल्वमेंट उसका कितना हो पा रहा है? तो यहाँ पे क्या है, ऐसी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बॉडी बेकार है। ठीक है, कुछ काम नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी अगर ऐसा होता तो भाई इन सब चीजों को रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यूक्रेन है इसको फंडिंग किए जा रहा है यूएस, और उसके जो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हैं, जो ईयू वगैरह के जो पूरा ग्रुप है, वो किसको फंडिंग कर रहा है? यूक्रेन को फंडिंग कर रहा है ना। तो तभी तो यूक्रेन अभी तक सर्वाइव कर पा रहा। नहीं तो अगर यूक्रेन को अगर कोई हेल्प नहीं मिल रही होती यहाँ वेस्टर्न कंट्री से, तो कब का ये खत्म हो चुका था। रशिया के सामने क्या था यूक्रेन? लेकिन ये सब चीजें क्यों चल रही हैं? क्योंकि यूएस और यूएसएसआर में, मतलब रशिया में तो खैर कभी बनी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या, इसके एंटी हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो चीजें चल पा रही हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्या काम कर रहा है? ठीक है ना, तो ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है। आपको मतलब खुद भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसी चीजें अगर हो रही हैं वर्ल्ड में, इतने लंबे लंबे समय तक वॉर चल रही है। और दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे इसराइल और गाजा पट्टी वाला ले लो, है ना, हमास वाला जो है, वहां पे मतलब प्लेसेस को लेके, उनके रिलीजियस को लेके प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कहाँ गायब हो जाता है? तो ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा विचार करना है इसके बारे में। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि कैसे इस कार्टून के बेस पे हमें ये दिखाया गया है कि जो यूनाइटेड नेशन का जो काम है वो कितना अफेक्टिव है या कितना इनअफेक्टिव है। ये कार्टून के बेस में दिखाया गया है कि कितना इनअफेक्टिव जो यहाँ पे इसकी जो चीजें हैं वो दिखाई गई हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, जो लोग हैं या जो कंट्रीज हैं, उनका मानना है कि यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है ये हमेशा एग्जिस्ट रहनी चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसा संगठन है जो दुनिया को एकजुट रख सकता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडी जो है वो पक्का मतलब वर्ल्ड में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों बताया गया है, ऐसी ऐसे संगठनों की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों इसके ऑर्गेनाइजेशन जो है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे क्या है, हम दो जो लोग हैं उनकी कुछ यहाँ पे व्यूज देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम व्यूज देखेंगे यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन was not created to take humanity to heaven but to save it from hell।
तो ये किसने कहा है? ये डैंग हैमरसोल्ड ने कहा है, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, सेकंड नंबर के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। ठीक है, लगे हाथ हम इनको भी देख लेते हैं। इनकी यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है स्टूडेंट। तो जो सेकंड नंबर के थे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है डैम हैमरसोल्ड के बारे में। तो इनका टाइम पीरियड भी यहाँ पे आप देख लेना, 1953 से लेके 1961 के बीच में दे रखा है। ये स्वीडन के हैं, ये एक इकोनॉमिस्ट एंड लॉयर रहे हैं। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है स्विस कैनाल वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के पीछे। यहाँ पे नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है। तो ऐसे इनको भी आपको थोड़ा नजर मारते जाना है कि कितने हमारे जो हैं जनरल रहे हैं अभी तक, है ना, कितने महासचिव रहे हैं यूनाइटेड नेशन के। ओके स्टूडेंट, तो इनका कहना क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन है ना, इसको इसलिए बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि ये हमको हेवन तक ले जाएगा, हमारे सारे कंट्रीज को स्वर्ग की यात्रा कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हेल से बचाने के लिए, मतलब इतनी बुरी स्थिति ना आ जाए, नरक जैसी स्थिति ना आ जाए, तो उससे बचाने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है, ना कि सबको यहाँ पे स्वर्ग के दर्शन कराने के लिए बनाया गया। मतलब इतना अच्छा यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, चीजें इतनी खराब भी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इनके वर्डिंग्स थी स्टूडेंट। और सेकंड वाले जो हैं, ये भी देख लेते हैं हम कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो जैसे ही बताया गया कि ये क्या है, एक टॉकिंग शॉप है ना, जहाँ पे लोग जो है बात करते हैं, अपनी बातचीत जहाँ पे चलती है। तो एक ऐसी दुकान है या एक ऐसी चौपाल है जहाँ पे लोग बैठ के जो है खूब डिस्कशन करते हैं, भाषण देते हैं, है ना, साथ में मतलब बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, फिर अच्छे से भी बात करते हैं। तो खास तौर पे ये जो चीजें बताई गई हैं कि भाई एनुअली ही सही इनकी जो मीटिंग्स जब भी होती है, तो यहाँ पे बताया कि जो चर्चिल हैं, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटिशर थे। तो इनका मानना ये था कि जॉ इज बेटर देन वॉर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जहां पे जो लड़ाई है, अगर वो जुबान से लड़ी जाए तो वो ज्यादा सही है, rather देन कि आप हथियारों से लड़ रहे हो, है ना, आप वॉर कर रहे हो, आप लोगों को मार रहे हो। उससे बेटर है कि आप खूब लड़ लो, झगड़ लो, मुंह से बातें कर लो, है ना, बहस कर लो, डिबेट कर लो, कुछ भी कर लो। मतलब आप मुंह से लड़ाई कर सकते हो, गाली गलौज भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है, आपको किसी को मारना नहीं है। वॉर तक की स्थिति ना आए, उससे पहले अपनी भड़ास जो है वो अपनी जुबान से ही निकाल दो। तो ऐसे करके विंस्टन चर्चिल ने बोला है। तो उन्हीं की वर्डिंग्स को यहाँ पे जो बता रहे हैं शशि थरूर। ठीक है, ये कौन है? ये इंडियन है, शशि थरूर। और ये एक समय पे क्या है, यूनाइटेड नेशन के कौन रहे हैं, ये कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर भी इन्होंने यहाँ पे काम किया यूनाइटेड नेशन के अंदर। ठीक है, शशि थरूर जो ये कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे सारे कंट्रीज जो हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वहां बैठ के बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छी बातें बुरी बातें सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको क्यों बताया गया है? ये यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, देखो ये काम तो इतना नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, इसका होना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है? ठीक है, कुछ ऐसी बॉडीज इसी वजह से भी होती है कि उनका जो एग्जिस्टेंस है ना, वो ही बहुत मायने रखता है, चाहे वो वर्क करे चाहे ना करे, लेकिन उनका जो होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल्स देखे, तो ये इस बात को इशारा करते हैं स्टूडेंट कि जो यूएन है ना, वो हर मर्ज की दवा नहीं है ना, हर चीज की दवा नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूरी बहुत है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सारे के सारे मामले हैं ये सॉल्व हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, एक हद तक यहाँ पे वॉर को कंट्रोल किया जा सकता है, पीस को बरकरार रखा जा सकता है। ये काम यहाँ पे कुछ हद तक हो जाता है यूएन के द्वारा। ठीक है, मतलब कुछ ना हो उससे बेटर है कि कुछ हो। इस तरीके से यहाँ पे यूनाइटेड नेशन बॉडी को बनाया गया है। और यहाँ पे जैसे देशों के बीच में जो मनमुटाव है, झगड़े हैं, तो ये सब तो चलता रहता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आप जो वॉर पे ही उतर आओ। ठीक है, झगड़े लड़ाई ये सब तो चलते ही रहते हैं भाई। अगर नॉर्मल भी एक फैमिली है तो वहां पे भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रह सकती है। तो ये तो देश है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे हम कि किस तरीके से जो हॉस्टैलिटी नेचर है ये ऐसे वॉर पे ही उतर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान से हमारी नहीं बनती है तो क्या हम हर टाइम वॉर करते रहते हैं क्या उसके साथ, है ना? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पीसफुल सॉल्यूशंस है ये निकाले जा सकते हैं यूएन के माध्यम से। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस वगैरह कुछ हद तक यहाँ पे सॉल्व भी कराए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार जो चीजें हैं वो लड़ाई झगड़े तक ही सीमित रही हैं, ये भी सुलझाए गए हैं। कंट्रीज को फ्रेंड्स भी बनाया गया है इन सब चीजों को सुलझा के यूएन के अंडर में ही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉडी है ये सब काम करती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कंट्री लीड कर रहा है, ये ग्रुप होता है, ये अथॉरिटी होती है कई सारे स्टेट्स की, कई सारे कंट्रीज की। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना अपना संगठन बना के रखते हैं। तो ये जो संगठन चल रहे हैं, कुछ अडॉक बेसिस पे चल रहे हैं, कुछ परमानेंट चल रहे हैं, कुछ नॉन परमानेंट चल रहे हैं।
तो यूएन के अंडर में ही चल रहे हैं, यूएन ही इनको रेगुलेट कर रही है। तो यहाँ पे ये बता रहा है उसकी वजह से किस तरीके से ये जो मेंबर स्टेट हैं ये यहाँ पे पीसफुली जो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने में लगे रहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स देख लेते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के, जो यहाँ पे इसके ऑर्गेनाइजेशन है ना मेन, वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे देखें, ये पिक्चर में ही दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल सबसे मेन ऑर्गन है, सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का। सेकंड याद रखना है आपको जनरल असेंबली, ठीक है। उसका थर्ड याद रखना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और फोर्थ याद रखना है सेक्रेटेरिएट, जो सचिवालय होता है इसका। उसके बाद याद रखना है आपको इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस वाला जो इसका ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है ट्रस्टीशिप काउंसिल। वैसे ये तो खैर अभी नहीं है, मतलब इतना काम नहीं कर रही है, ये बैन हो गई है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि एक समय पे ये भी इसका ऑर्गन था। और यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और कैसे यूजफुल है हमारे लिए। जैसे कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे मुद्दे हमारे सामने आ जाते हैं, कंट्रीज के सामने आ जाते हैं, जिनको सॉल्व कर पाना जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे सारे कंट्रीज का जो कॉपरेशन है ना वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसी चुनौतीपूर्ण कुछ स्थितियां आ जाती हैं जिससे निपटना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, यहाँ पे डिजीज का बता रहा है, ठीक है। तो अभी भाई ये तो देखो लेटेस्ट अभी कोरोना गया है ना, अभी पूरी तरीके से गया भी नहीं बोल सकते हम, उसके इसके जो वेरिएंट्स हैं ये आते रहते हैं छोटे छोटे फॉर्म में। लेकिन कोरोना एक ऐसी महामारी थी वर्ल्ड में जिससे सब लोग जो है मतलब अनजान थे, एक नई बीमारी थी। वैसे तो खैर इसकी जैसी बीमारी जो सार्स से ही निकली है, लेकिन ये इतने ग्रेट फॉर्म में निकल के आया, ये जो वेरिएंट है इतना खतरनाक था कि बहुत सारे लोगों का जीवन इसमें बर्बाद हो गया। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने जो मिलके काम किया है, जो WHO के माध्यम से जो काम किया था, तो अभी देखो स्टार्टिंग में तो उसको भी नहीं समझ में आया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि WHO में जो बताया गया था कि कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिनेशन प्लेस है, जो चाइना की जो प्लेस है ओरिजिनेट, तो वहां से ये निकली है। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो चीजें हैं इतनी एक्टिवेट नहीं करवाई गई कि भाई यहीं से आप इसको यहीं तक सीमित रखा जाए, ये ऐसी चीज फैल रही है, तो ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई। अब वो इनकी क्या स्ट्रेटजी थी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे लेवल पे यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन जो इसके जो ऑर्गन्स हैं यहाँ पे काम करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे WHO को हम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चुनौती होती है स्टूडेंट की, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को निपटना होता है, ठीक है। जो पैंडेमिक होते हैं, एपिडेमिक्स वगैरह जो होते हैं। और दूसरा अगर हम ले लें तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का। आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग जो है ऐसा इशू है कि मेनली जितने भी संगठन हमारे देश में बने हुए हैं ना, चाहे G20 ले लो, चाहे G7 ले लो, G8 ले लो, कोई भी संगठन ले लो, तो वहां पे एनवायरमेंटल से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज उठते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बात की जाती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा गर्मियां जो है कितने लंबे समय तक चलती हैं, सर्दियां मुश्किल से 2 महीने चलती हैं, ठीक है, बारिशें ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये जो सारी चीज बताई जा रही है ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है, 6 तरीके की जो गैसेस हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो आपका सी लेवल का जो पानी है, मतलब कहने का मतलब है कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे। अब ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी पिघलेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो समुद्रों में जाएगा, है ना। तो समुद्रों में जाएगा तो इसका लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो जितने भी जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, या कुछ कंट्रीज हैं ऐसे जो किनारे में बसे हुए हैं समुद्र के, तो वो डूब जाएंगे। तो ये एक ऐसा इशू है जहां पे सारे कंट्रीज को मिल के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्लोबल कॉमन्स वाले इश्यूज हैं। जो ग्लोबली जो कॉमन इश्यूज है ना, जो सबके लिए लागू होते हैं, ऐसा नहीं है भारत का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, अमेरिका का अलग है। एनवायरनमेंट तो भाई पूरे पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पर फैला हुआ है, उसी में तो हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो सभी पे इफेक्ट डालेगा। तो ऐसा नहीं है ना कि इसमें हम अलग अलग हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सबको साथ में ही काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे इन चीजों के लिए एक जो बॉडी बनाई गई है कि भाई सारे आओ और यहाँ पे मिल बैठ के इस चीज के बारे में बात करो, इसका सॉल्यूशन निकालो, तो वो है यूनाइटेड नेशन की बॉडी। और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हर एक कंट्री को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ स्टेप जरूर उठाने चाहिए, जिस हिसाब से वो काम कर सकता है। इसके जो दुष्प्रभाव है उसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं लग रही है, हम तो भाई जैसे भूटान जैसा कंट्री है वो बोले कि मैं तो भाई बिल्कुल आराम से रहता हूँ, बिल्कुल हरियाली में रहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से। हमारे यहाँ तो इतने ज्यादा
ना ट्रैफिक है, ना ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस वगैरह है, ना हम इतना ज़्यादा कोई चीज़ों को एडवांस लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो सारी चीज़ें ना अगर ऐसे कंट्रीज़ बोलने लग जाएँगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है? जिनका काम जो है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर हम लें तो यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो इनको बहुत योगदान करवाना चाहिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनसे निपटने के लिए इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा योगदान जो है हमारा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से अनफॉर्च्यूनेटली यानी दुर्भाग्य से भई सबको पता है कि सहयोग करना चाहिए, सहयोग की ज़रूरत है, सारे कंट्रीज़ को साथ में काम करना चाहिए। लेकिन सचमुच में कितने कंट्रीज़ जो हैं वो रियलिटी में सहयोग देते हैं, ठीक है? ये बात अलग हो जाती है, ठीक है? कहने का मतलब है कि बोलना और करना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क होता है। हम बोल तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन कितने हद तक हम उस काम को कर पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। तो ऐसे ही कंट्रीज़ हैं, सब लोग हामी भर देते हैं समिट्स एंड मीटिंग्स में, हाँ, हम ये करेंगे, हाँ, हम वो करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है, तो सब लोग इधर रफ़ा-दफ़ा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई जो उसकी लागत है, जो पैसा खर्च होगा, जो पैसा देना पड़ेगा, उसकी वजह से यहाँ पे मेन जो चीज़ आती है, वो यही आती है कि भाई कौन फंडिंग करे, कौन पैसे जो है वो कॉस्ट लगाए, कौन कोऑपरेटिंग इस चीज़ में दिखाए, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सहयोग होने का मतलब ये है कि सहयोग का लाभ भी मिलना चाहिए, आपसी बँटवारा होना चाहिए, है ना? मतलब कि बिना तोल-मोल के इस चीज़ को तय करना चाहिए कि भाई जो तुमने बोला है, तुम उस चीज़ से मुकरो नहीं, चीट ना करो, अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया है, बार्गेन ना करो। ऐसे जो पॉइंट्स जिसके बारे में मैटर उठाया गया है, तो उनके बारे में रियलिटी में सहमत होना चाहिए, उनके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, ठीक है ना? और यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन का जो सहयोग है, जो वो अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देता है, जो भी प्रोड्यूस करता है इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो भई ये क्या कर रहा है? ये अभी सारे कंट्रीज़ को ये विश्वास तो दिला रहा है ना कि अगर आप सारे के सारे मिलके कोऑपरेट करोगे, तो चीज़ों का जो सॉल्यूशन है उसको निकाला जा सकता है। तो इस समझौते में सबको शामिल करने का जो काम है वो कौन करता है? वो यूनाइटेड नेशन करता है। जितने भी नियम कानून हैं, जो भी शर्तें वगैरह लगाई गई हैं, उन सब चीज़ों का जो पालन करना है वो कौन करवाता है? वो यूनाइटेड नेशन ही करवाता है स्टूडेंट, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कोल्ड वॉर के बाद जो कुछ कंट्रीज़ थे उनको ये डर लगने लगा था कि यूनाइटेड स्टेट जो है, जो अमेरिका जो है, वो एक तरीके से जो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है उस पर अपना कब्जा जमाता जा रहा है, उस पे अपना दबदबा बनाए जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो यूनाइटेड नेशन और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे कि उनको जो सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो विशेज़ हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाएँगे हम लोग। मतलब जो अमेरिका जैसा देश है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, वो यूएन को एक तरीके से इस्तेमाल ना कर लें, तो ऐसे करके यहाँ पे बोला जा रहा है, ये क्या है कुछ लोगों को ऐसा डर है। तो ये जो डर है इन कंट्रीज़ का, तो इस पर क्या यूनाइटेड नेशन जो है, ये कुछ कंट्रोल कर सकता है? क्या इस पे कोई लगाम लगा सकता है? अमेरिकन गवर्नमेंट पे लगाम लगा सकता है? तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ते-पढ़ते लास्ट तक खोज ही लेंगे। और यहाँ पे हम एक आईएमएफ का एक छोटा-सा इसकी एजेंसी का काम भी देख लेते हैं, क्या है? तो ये एक मॉनेटरी फंड है स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करता है? कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये उनको पैसा देता है जब कंट्रीज़ को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो ये पैसा देने का काम करता है मेन। और यहाँ पे इसके अंदर कितने कंट्रीज़ जो हैं 189 कंट्रीज़ आते हैं इसके अंदर। और ये कब से 12 अप्रैल 2016 का डाटा इसमें बता रखा है। और यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं जो G7 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएस है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, कनाडा है। ये 7 कंट्रीज़ जो हैं इनका इन्वेस्टमेंट इतना है, मतलब इतना पैसा जो है यहाँ पे वित्त पोषी है, एक तरीके से यहाँ पे पैसा देते हैं। अब देखो ये बैंक है ना, एक तरीके से ये मान लो कि ये बैंक है, तो इसमें लोगों का ही पैसा रहता है, तभी ये हमको बाद में दे पाता है। तो कहने का मतलब है कि इतना-इतना परसेंट जो है यहाँ पे कंट्रीज़ इसको देते हैं, इसके इसके फंड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये देख लेना है ना, यहाँ पे इंडिया वगैरह का भी दे रखा है, रशिया का भी दे रखा है कि इंडिया कितना सबसे ज़्यादा कौन करता है, यहाँ पे करता है यूएसए। अब देखो हर जगह आपको ना यूएस का जो फंडिंग वाला जो चीज़ है, मतलब यूएस की सबसे मेन स्ट्रैटेजी है कि उसको इतना फंड वगैरह से वो मतलब दबा दो कि वो हम पे कुछ कर ही नहीं पाए, ठीक है ना? तो ये भई पैसे का खेल है सारा कुछ। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी, हम उसमें इवैल्यूएशन ऑफ यूएन देखेंगे और इस चैप्टर के बारे में और जानेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।